शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे मेहनती छात्रों, रोज की तरह आज पुनः मैं आपको चैलेंजिंग सीरीज लेकर आया हूं और अच्छे प्रश्न माने जा रहे हैं। सेंट्रल की परीक्षा से भी अच्छे प्रश्नों का लेवल ये है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न में। क्या है पहला प्रश्न? एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ। पहले तो ये समझे, इस क्वेश्चन में दो सब मुख्य हैं, पुनर्बलन और दंड। तो एक आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक है, उससे स्वयं से पृथक है। समझ जो है वो स्वयं से पृथक है, जो खाली स्थान में प्रयुक्त होती है। मतलब ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें पुनर्बलन और दंड जो है इसकी समझ उसी व्यक्ति से भिन्न है। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सरल कर लेते हैं। सीधी सी बात, पुनर्बलन और दंड दो चीज़ें हैं। ये किस इन चार सिद्धांतों में से, चार सिद्धांत ये देखें, सोशल लर्निंग, अनुकूलन, अनुक्रिया, इनमें किस में इसकी मुख्यता है, पुनर्बलन की और दंड की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब क्रिया प्रसूत अधिगम, BF स्किनर का है ये। साइन लर्निंग, संकेत से अधिगम होगा। अनुकूलित अनुक्रिया मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय भी बोलते हैं इसे, शास्त्रीय अधिगम, तो ये है पावलाव का, कुत्ते वाले का। और सोशल लर्निंग बंडूरा का है ना, बोबोगुड़िया। अब ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस में से पुनर्बलन और दंड किस में आएगा। आप कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर रहेगा BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसमें उन्होंने पुनर्बलन की और दंड की मुख्यता दी है। BF स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, आपको पता होगा, चूहों पर, और भी हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए उत्तर वही है। दूसरा प्रश्न है बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर, मतलब निम्न आयु वर्ग से मतलब 1, 2, 2 से 3, 1, 3 से 4 और 4 से 5, ये चार प्रकार की आयु नीचे दी गई हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चे को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव, उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर एंजाइटी ऑप्शन दिया है ना, सेपरेशन एंजाइटी, और एंजाइटी को लिए उन्होंने उत्सुकता हिंदी दिया है। वैसे एंजाइटी दुश्चिंता या एक तरह से चिंता भी होती है, पर यहाँ इन्होंने उत्सुकता दिया है हिंदी में। देखते हैं क्या मामला है यहाँ पर। तो बच्चों को निम्न आयु वर्ग में पहुँचने पर, यहाँ थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। बच्चों को निम्न आयु वर्ग में पहुंचने पर अलगाव, उत्सुकता काफ़ी, अलगाव मतलब दूर होने की, उत्सुकता यहाँ पर एक्चुअली एंजाइटी इंग्लिश में दी है, इसलिए आप चिंता समझिएगा। तो दूर होने की चिंता कम हो जाती है। जन्म से ही जैसे बच्चा होता है, शुरू के 1 वर्ष में आसक्ति होती है। एरिक एरिक्सन ने भी ये बताया है, मैंने पिछले वीडियोज में आपको क्लियर किया है। जैसे 1-2 वर्ष होते हैं तो बच्चे माता पिता के साथ रहना चाहते हैं, परंतु ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी आयु की में बच्चे जो होते हैं, ऐसी कौन सी आयु वर्ग में पहुंचने के बाद अलगाव, उत्सुकता या दूर होने की चिंता कम हो जाती है। ये प्रश्न है। अभी मेरे ख्याल से प्रश्न क्लियर हो गया है और ये उसका उत्तर रहेगा। 1-2 वर्ष में तो बिल्कुल नहीं, 2 से 3 वर्ष में थोड़ा थोड़ा आता है, 3 से 4 वर्ष में ऐसा माना जाता है। और वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि इस आयु के बच्चों में दूर होने की चिंता थोड़ा कम हो जाती, काफ़ी कम हो जाती। पूर्ण रूप से कम नहीं होती, काफ़ी कम हो जाती है। अगर माता पिता से दूर हो जाए तो इतना चिंता उनको कम हो जाती है। बाकी 1 या 2 वर्ष की आयु में या 3 वर्ष की आयु तक परेशान हो जाते हैं माता पिता ना रहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्धि लब्धि, आप जानते हैं IQ है ना, में क्या मापा जाता है? जैसे 140 तक बहुत हाई जीनियस मानी जाती है, तो बुद्धि लब्धि में मापा क्या जाता है? सामान्य बुद्धिमत्ता को, एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता को, तार्किक या भाषाई बुद्धिमत्ता को, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को। ये सारी, जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता संवेगों से जुड़ी रहेगी, तार्किक या भाषाई बुद्धिमत्ता भाषा या तर्क को नापेगी, एक कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता केवल विशिष्ट योग्यता के लिए नापती है। परंतु अगर सामान्य बुद्धि की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें शामिल हो गई, कोई विशेष बात नहीं आई। तो बुद्धि लब्धि में का जब टेस्ट होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आधार पर बुद्धि लब्धि मापी जाती है ना, मानसिक योग्यता और वास्तविक योग्यता, आयु, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के आधार पर। तो ये सामान्य बुद्धिमत्ता मापी जाती है ना बुद्धि लब्धि में, ना कि ये विशेष भावनात्मक या तार्किक। तो उसका उत्तर क्या होगा? सामान्य बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्या मामला है? निम्नलिखित में से, नीचे दिए हुए हैं जो 4, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 है ना व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि है। काय की विधि है? व्यक्तित्व विधि। इन 4 में मतलब व्यक्तित्व मापने की विधि है। यहाँ उन्होंने कहा माप की एक व्यक्तित्व, तो मापने की, क्या मापने की? व्यक्तित्व को।
मतलब पर्सनालिटी टेस्ट नीचे 4 ऑप्शंस में है। इन्होंने ये कहा है कि व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं, प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्ट, व्यक्तित्व को मापने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे इंटरव्यू से, प्रश्नोत्तर से, प्रक्षेप विधि से और कंडीशन से, निरीक्षण से, कई विधियां हैं, है ना। और कई विधियों के अंतर्गत कई प्रकार के टेस्ट भी विकसित किए गए हैं। एक विधि है प्रक्षेपी विधि, ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है और ज़्यादातर यही प्रचलित है। इस प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं, है ना। प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट बने हैं, ये देखेंगे पर्सनालिटी प्रोजेक्टिव मेथड। तो इसके अंतर्गत जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनका ये पूछना है व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है। कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट, है ना, या फिर सेंटेंस कॉम्पिटिशन मतलब वाक्य पूर्णता परीक्षण कॉम्पिटिशन, और विषय मूल्यांकन मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन या मोरे का है, और फिजिकल टेस्ट। ये 4 में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत? तो आप बताइएगा। इसका उत्तर रहेगा फिजिकल टेस्ट मेथड, एक्चुअल फिजिकल टेस्ट। देखो इंक ब्लॉक टेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हरमन रोडसा का है और बहुत अच्छे से इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 10 कार्ड होते हैं अलग अलग रंगों के, वो दिखाए जाते हैं, मतलब वो जिसकी परीक्षा लेनी है, जिसका टेस्ट लेना, उसके सामने प्रक्षेपित किए जाते हैं। प्रक्षेपी विधि मतलब सामने कुछ उसके दिखाओ, उस पर वो रिएक्ट करे। तो ये इंक ब्लॉक टेस्ट तो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत है। सेंटेंस कंप्लीटिंग टेक्स्ट में भी क्या होगा, आप उसको आधा वाक्य दोगे, वो उसको पूरा करेगा। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिक समझेंगे कि किस तरीके से पूरा कर रहा है, अर्थात इसकी मेंटलिटी क्या है। तो ये भी एक प्रोजेक्टिव मेथड हुआ। बाकी यदि आप थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट मॉर्गन में मोरे का 30 कार्ड का प्रयोग करते हैं, इनमें भी वही है कि आप कार्ड दिखाएंगे, उस पर वो अपना रिएक्शन देंगे या कहानी बनाएंगे। तो ये 3 तो प्रक्षेपण विधि हुई प्रोजेक्ट। परंतु जब आप शारीरिक परीक्षण करेंगे किसी व्यक्ति का, तो आप उसको कुछ दिखाएंगे नहीं, आप स्वयं बस देखेंगे। जिसको परीक्षण करना है उसको कुछ वो देखेगा शरीर को, तभी तो परीक्षण करेगा कि लंबाई चौड़ाई नाटेकत का है कैसा, उसको कुछ दिखाया नहीं जाएगा। इसलिए इसका आंसर रहेगा फिजिकल टेस्ट प्रक्षेपी विधि नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है, ये क्वेश्चन सरल हो सकता है। ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो संप्रत्ययवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद या रचनात्मकतावाद। चारों ऑप्शंस बड़े सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। जैसे अपन नीचे शुरू कर, रचनात्मकतावाद आपने सुना ही होगा, है ना। ये संज्ञानात्मक फिर भी सुना है, व्यवहारवाद भी सुना है, पर संप्रत्ययवाद ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है, सीखने का सिद्धांत नहीं। ये तो क्लियर है, संरचनात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक जीन पियाजे का, व्यवहारवाद वाटसन और स्किनर और थॉर्नडाइक आदि से संबंधित है। तो ये ऑप्शन इसका नहीं है, मतलब संप्रत्ययवाद अधिगम का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया में खालिस्तान के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। क्वेश्चन है छात्रों को अधिगम प्रक्रिया में, स्पष्ट हुआ, मतलब सीखने की प्रक्रिया में खालिस्तान के रूप में संलग्न होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए कि संचार का अनुभव, प्रासंगिक अनुभव, कार्य अनुभव, सहयोग अनुभव। तो खालिस्तान के अनुभव के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के लिए मतलब चारों सही हैं, पर यह बताना है कि समस्या समाधान सुलझाने के कौशल से संबंधित हो। अधिगम की प्रक्रिया में चारों चीजें होती हैं, परंतु समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित ऐसी कौन सी चीज रहेगी? तो सामने जो समस्या रहेगी उसको सुलझाने के लिए इसमें से कौन सा अनुभव ज्यादा अच्छा है? संचार का अनुभव कभी भी होगा। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के रूप में संलग्न होना चाहिए। किसके रूप में? संचार के अनुभव करते हुए, जो दिख रहा है उसका अनुभव करो, प्रासंगिक अनुभव, कार्य का अनुभव या सहयोग का अनुभव। अगर आप कोई समस्या सुलझा रहे हैं, इसका मतलब वो समस्या आपके सामने है, तो संचार का कोई मतलब नहीं। संचार तो होगा और आप सुनेंगे बस। प्रासंगिक अनुभव मतलब समस्या सामने है और आप उसको प्रसंगवश सामने होने के कारण सुलझा रहे हैं, तो ये ऑप्शन 100% सही है। बाकी कार्य अनुभव जो चल रहा है केवल अनुभव ले रहे हैं, और जो चल रहा है उसमें किसी की सहायता का अनुभव कर रहे हैं, किसी ने सहायता करी, तो यहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। प्रासंगिक में क्या मामला है कि सामने कोई कार्य है, कोई टास्क है, तभी तो वो प्रासंगिक है और उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। तो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित क्या रहेगा? प्रासंगिक अनुभव रहेगा।
ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा पुश करके, यदि आपको लगता है कठिन है तो। ये भी प्रश्न अच्छा लग रहा है देखने में, देखते हैं क्या है। उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। उस सिद्धांतकार का चयन करना है जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है, मतलब संगठन की बात हो और योजना अधिगम प्रणाली, एक मतलब एक तरह से प्लानिंग के तहत कार्य हो। तो ऐसा इन चारों में से किसने कहा ये आपको बताना है। तो ये डब्ल्यू कोहलर मतलब वही अंतर्दृष्टि वाले, बीएफ स्किनर मतलब ऑपरेट कंडीशनिंग चूहों वाले, पावलोव मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग वाले कुत्ते वाले और एरिक एरिक्सन मतलब सोशल साइको सोशल मनोसामाजिक 8 जिन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शिक्षण संगठन और योजना, एक योजना के अधिगम प्रणाली, योजना से संबंधित अधिगम होता है। तो कोहलर ने तो कमरे में चिंपैंजी बंद किए थे इन लोगों ने और रिस्पेक्ट दिया था, तो ये तो कोई योजना से संबंधित नहीं निकलता। बीएफ स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है ना, उसमें योजना अधिगम और शिक्षण संगठन आदि की मुख्यता है, इसलिए इसका उत्तर ये रहेगा। बाकी इसमें तो उद्दीपन के आधार पर, उद्दीपन प्रतिक्रिया के आधार पर सीखता है। एरिक एरिक्सन में समाज की और स्वयं की मुख्यता है, यहाँ पर एक योजना की मुख्यता हो जाती है कहीं। ठीक है, सृजनशील विशेषताएं हैं। अब 4 ऑप्शंस दिए। सृजनशील मतलब क्रिएटिविटी, कई प्रकार के बालक होते हैं ना, जैसे जीनियस, मंद, जड़ और सृजनशील क्रिएटिव। तो यहाँ पर सृजनशील की विशेषताएं अर्थात यूं कह सकते हैं सृजनशील बालक की या सृजनशील व्यक्ति की क्या विशेषताएं। फोटोग्राफिक स्मृति, फ्लैश वाली स्मृति या भिन्न सोच वाली विशेषता होती है उनकी, या अंतर्मुखी होते हैं, तीव्र अधिगम वाले होते हैं। तो देखिए तीव्र अधिगम तो जीनियस का होता है। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अंतर्मुखी एक अलग मैटर है, व्यक्तित्व का भेद है अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बल्कि सृजनशील व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होता, वो बहिर्मुखी होता है, क्योंकि वो हर चीज का एक अपने अलग तरीके से समाधान सोचता है। तो भिन्न सोच क्या इसका उत्तर रहेगा, आप बताइएगा कमेंट में। तो इसका उत्तर रहेगा डाइवर्जेंट थिंक, मतलब भिन्न सोच। वो किसी भी समस्या का समाधान करता है तो अलग अलग तरीके सोचता है, रटा रटाया तरीका उसे पसंद नहीं आता। सृजनशील का अपना स्वयं का सृजन करता है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या है भाई, कक्षा में, खालिस्तान कक्षा में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, विशिष्ट, गतिशील विद्यालय की, नियमित, फिलिप। तो खालिस्तान कक्षा में बच्चों को शामिल करना एक विश्वव्यापी प्रचलन है। खालिस्तान कक्षा में बच्चों को शामिल करना विश्वव्यापी प्रचलन है। पूरे विश्व में समावेशी शिक्षा का सिस्टम चलता है, उसी के आधार पर इसका उत्तर देना है कि खालिस्तान कक्षा में। केवल विशिष्ट कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल कोई भी कक्षा हो, किसी भी कक्षा में कोई भी बालक जा सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है, विशिष्ट कक्षाओं का सिस्टम नहीं है। गतिशील विद्यालय की कक्षा में, गतिशील विद्यालय एक विशेष हो गया, इसलिए इसमें भी नहीं, विकलांग बच्चे नियमित विद्यालय हैं, मतलब जो हमेशा सिस्टम में चलते हैं, लगते रहते हैं रोज, वो सभी विद्यालय कहलाए ऐसे विद्यालय। तो ऐसे विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शामिल करने का विश्वव्यापी प्रचलन, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्वेश्चन था। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, पर बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं, नॉर्मली समझ का है कि जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें सभी बच्चों को, विकलांग हो चाहे वंचित हो, शामिल करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा। फिलिप का आप चित्र में देख सकते हैं क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रहे हैं, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में। एरिक एरिक्सन को आप जानते हैं, जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी है, मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत, और उन्होंने अपने विकास में 8 चरण बताए हुए हैं। तो सिद्धांत में विकास की जो 8 चरण हैं, उनमें से 1 से 3 वर्ष का कौन सा चरण होता है। 1 से 3 वर्ष का जो चरण है वह कौन सा, उसका नाम क्या है। तो जैसे पहले चरण का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास, तो दूसरे का क्या है, ये 1 से 3 वाला दूसरा चरण है, तो उन्होंने उसका नाम पूछा है। तो पहचान बनाम प्रसार की ये 5वां है, किशोरावस्था वाला, पहचान बनाम प्रसार वाला। स्वायत्ता बनाम शर्म, हमने बहुत अच्छे से, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया है कि 1 से 3 में विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है,
और स्वायत्ता और बनाम सर्म ये कौन सा है, कैसे सिस्टम बनता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखें, पहचान बनाम प्रसार, स्वायत्ता बनाम सर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, ये कौन से हैं। तो नॉर्मल सी बात है, दूसरे 1 से 3 वर्ष मतलब दूसरा जो उनकी अवस्था है, ठीक है, चरण जो है या अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है स्वायत्ता बनाम सर्म। इसमें वो कुछ करने जाता है, गड़बड़ हो जाता है, शर्माती हो से, ये दूसरे सिद्धांत का नाम है, दूसरे चरण का नाम है। पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा ये हो गया पहल बनाम अपराध बोधी, तीसरा है, और 5वां ये है। ऐसे करके 18 वर्ष तक, किशोरावस्था तक 5 चरण, फिर उन्होंने पूरी लाइफ के 8 चरण दिए हैं टोटल, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मनोलैंगिक, क्या लिखा है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। पहले तो ये समझे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसका है, क्या है। तो लिंग के आधार पर विकास की व्यवस्था बताइए सिगमंड फ्राइड ने, मनोविश्लेषणात्मक बुद्धि के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिन्होंने दिया है। और तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां, जो उनके सिद्धांत के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं 14 हैं, मैकडूगल ने बताई हैं, तो वो खालिस्तान में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, अचेतन में, अनकॉन्शियस लिखा हुआ इंग्लिश में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, ये इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार या सिगमंड फ्राइड के अनुसार, मूल प्रवृत्तियां खालिस्तान में पाई जाती हैं। कहाँ पर, अनकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में या फिर सुपर कॉन्शियस में। वैसे तो मूल प्रवृत्तियां उनके अनुसार अनकॉन्शियस माइंड में पाई जाती हैं, ये दिया है उन्होंने अनकॉन्शियस, अचेतन में। मेरे पास सिगमंड फ्राइड से संबंधित एक आर्टिकल भी, पुस्तक भी आप देख सकते हैं, ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, यहाँ पर ठीक से आपको दिख रही है कि नहीं पता, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अलमारी के अंदर भी बुक्स हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत हो तो और भी बता सकते हैं मुझे। मैं बात कर रहा था कि सिगमंड फ्राइड ने मूल वृत्तियों को कहाँ माना है, तो अचेतन में माना है, अनकॉन्शियस में। अब चलते हैं हम, वैसे हिंदी बड़ी अजीब लग रही है, अवचेतन मस्तिष्क की उन्होंने व्याख्या करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का अध्ययन नहीं करता है। संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का अध्ययन नहीं करता है। पहले तो ये समझ लें संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है, जिन्होंने मानसिक प्रक्रिया के आधार पर संवेगों से बढ़ते हुए विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। किशोरावस्था तक इन्होंने व्याख्या करी है। सबसे पहले औपचारिक संविदा पेशी से शुरू होकर के। तो क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान का अध्ययन नहीं करता है, समस्या निवारण का, स्मृति का, भाषा का या रिश्तों का। बड़ा सरल क्वेश्चन है। तो संज्ञानात्मक विकास में से भाषा की उतनी चर्चा नहीं, पर चर्चा है, उतनी मुख्यता नहीं है पर थोड़ी बहुत है। स्मृति की चर्चा, समस्या निवारण की चर्चा, पर रिश्तों की चर्चा, रिलेशनशिप्स की चर्चा नहीं है। पर अगर एक अपेक्षा से देखा जाए तो रिलेशनशिप्स जैसे वातावरण से कैसे संबंध बनाता है, कैसे बॉन्ड करता है, उसकी भी थोड़ी चर्चा है। पर जो ये रिलेशनशिप्स हैं दूसरों से, इसकी अत्यधिक मुख्यता नहीं दी है। इन्हीं के साथ संज्ञानात्मक विकास का आधार जैसे है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, तो उन्होंने भाषा और रिश्तों की मुख्यता दी है। ये बात ध्यान रखना है। संज्ञानात्मक विकास का आधार कौन सा सिद्धांत है, तो सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की का, इन्हीं का सिद्धांत। ये संज्ञानात्मक विकास जो है ना, इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आधार है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये ध्यान रखना है आपको। उनमें भाषा और रिश्तों की मुख्यता से चर्चा की गई है, परंतु संज्ञानात्मक विकास में रिश्तों की चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में खेल के महत्व को खालिस्तान द्वारा उल्लेख किया गया था। ये तो आपको याद करना है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। तो शिक्षा में खेल के महत्व को बहुत सारे लोगों ने महत्व दिया है, पर अरस्तु का नाम उनमें बहुत प्रसिद्ध है, याद करने वाला था। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के खालिस्तान पहलू द्वारा वर्णित होता है। अधिगम का खालिस्तान पक्ष हमारे व्यवहार के अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के खालिस्तान पहलू द्वारा वर्णित होता है। हमारे व्यवहार के अधिगम, तो अधिगम तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अधिगम की बात ही हो रही है। व्यवहार के अनुभूति पक्ष द्वारा, व्यवहार के अनुभूति पहलू के द्वारा वर्णित होता है। व्यवहार के विचार करने के
पहलू द्वारा वर्णित होता है या कुछ करने के द्वारा वर्णित किया जाता है? तो व्यवहार की अनुभूति के पहलू द्वारा वर्णन होता है। ये याद करने वाला है, जो आप अनुभव करते हैं व्यवहार के अनुभूति की पहलू द्वारा वर्णन इसका किया जाता है। ICT क्या मामला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ICT से मतलब क्या है। तो ITC मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समावेशी कक्षा में ICT। अब तो स्पष्ट हो गया। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, संचार, कम्युनिकेशन मतलब एक तरह से बातचीत, कम्युनिकेट करना, बात करना, और टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज, समावेशी कक्षा में ICT वही संचार तकनीक आदि खालिस्तान बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? उपरोक्त सभी दिया। केवल पहुंच बढ़ा सकते हैं, केवल समानता बढ़ा सकते हैं, केवल दक्षता नहीं, ये सारी चीज़ें ICT से बढ़ सकती हैं। आप ICT का फुल फॉर्म याद रखना, एक बार लिख भी लेना है, क्योंकि लिखने से याद होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो याद हो जाएगा, लिखने से याद होता है। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए, पहले तो ये समझें कि सूचना मतलब वही इंफॉर्मेशन की संगठित इकाइयों को, टुकड़े हैं जो सूचना के, उनके संगठित निकाय को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जो हमारी नई सूचना की संग्रह, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करता है। पहले तो ये समझें कि हमारे माइंड में जो सूचना मिली उनको निर्दिष्ट करना है कि ये माइंड में सूचना है और उसको क्या कहेंगे आप। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करना है या बताना है, तो किस शब्द का उपयोग करते हैं आप कि हमारे माइंड में सूचना है? तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जीन पियाजे ने इसकी मुख्यता से चर्चा की है। उनका मानना है कि हमारा जो माइंड होता है वो अलग अलग सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, संगठित करता है, और उनकी व्याख्या करने के लिए एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। वो शब्द कौन सा है? क्रमबद्धता है, तनावक है, रूपरेखा है, मतलब स्कीमा है, ये शब्दार्थ है। मेरे ख्याल से जिन लोग पढ़ने वाले हैं उनसे ये उत्तर बन जाएगा। स्पष्ट हो गया इसका उत्तर क्या है? वो रूपरेखा या स्कीमा उसे कहेंगे। किस शब्द का उपयोग स्मृति के सूचना, किस शब्द का उपयोग? ठीक है, स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को, आइटम ही है ना, हाँ, किस शब्द का उपयोग स्मृति से, मतलब अपनी जो याद स्मृति है उससे सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित किया जाता है। मतलब आपके दिमाग में कोई चीज है ना, अब उसको क्या करना है? आपको एक विशेष आइटम को, जो स्मृति में बहुत सारे आइटम्स, उनमें से एक विशेष आइटम को व्यक्त करने की, व्यक्ति है ना, प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए कहा जाता है। मतलब दिमाग से या स्मृति से कोई एक चीज या एक सूचना या एक आइटम को प्राप्त कर रहे हैं, आप ले रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं, सामने ला रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? परिज्ञान, पुनर्प्राप्ति संकेत, प्रत्यय स्मरण या पुनर्संगठन। मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत सरल है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानना होता है किसी को सामने से। आप किसी चीज को याद कर रहे हैं, मतलब दिमाग में और फिर से आ गई वो, तो वो क्या चीज है? पुनर्प्राप्ति संकेत है क्या? पुनर्प्राप्ति संकेत सामने से होगा। रिकॉल एक मूवी भी है, इसको देखिएगा आप। रिकॉल में मतलब प्रत्यय स्मरण, कोई चीज आपके दिमाग में है और उसको आपने फिर से प्राप्त किया, सामने लाया, स्मृति में लाया, तो वो प्रत्यय स्मरण कहलाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा 3 प्रत्यय स्मरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ADHD क्या मतलब है? ADHD का अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ADHD से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है? उसकी लक्षण क्या है भाई? तो पेशी समस्या उसका लक्षण है, बोलने की समस्या, बौद्धिक विकलांगता, अनवधान मतलब अवधान का उल्टा, अटेंशन का उल्टा इनअटेंशन। तो ADHD मतलब वही है ना, अटेंशन का उल्टे की बात इसी में होती है। अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बात करता है बच्चे का जब कहीं ध्यान एक जगह, वो अपने दिमाग को रोक नहीं पाता है, इतनी उसमें क्षमता नहीं होती है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं ऐसे बच्चे के जो ADHD से प्रभावित होता है या संक्रमित या यूं कहें लक्षण वाला होता है? तो उसमें अनवधान की समस्या रहेगी। सरल प्रश्न, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। आउटगोइंग
आप समझ रहे हैं आउट गोइंग से मतलब क्या है? जब आपके पास मोबाइल होता है तो आप उसको कॉल करते हैं किसी को, मतलब वो आउट गोइंग जा रही है, बाहर की ओर जा रही है कॉल, है ना आपकी। हाँ, और जब कोई और कॉल करे और आपके पास आए तो वो कहलाती इनकमिंग। तो यहाँ पर हो रही आउट गोइंग की, मतलब बाहर जाने की, निर्गामी लिखा हुआ। इसे किस तरह का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्य जुड़ा हुआ है? मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन व्यक्तित्व की बात है, तो मतलब इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आउट गोइंग से जुड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अवसाद, मनोव्याधि, ये बहिर्मुखता इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज 16pf या फिर 16pf क्या है? 16pf मतलब समझते हैं, आपने सुना होगा कभी FFM, 5 फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी, मल्टीफेसिक पर्सनालिटी। अब यहाँ पर रेमंड कैटल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 16 फैक्टर बताए हुए हैं, है ना, 16 फैक्टर्स बताए हुए हैं। तो ये 16 फैक्टर्स, अब मैंने उत्तर बता ही दिया है, वैसे फैक्टर बोल दिया ना इसलिए। अब यहाँ पर 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स ये देख रहे हैं। एक्चुअल में इनकी चर्चा करिए, ज़्यादा पुरानी, बहुत थॉर्नडाइक जैसे या यूँ कहें और पर्सनालिटी पर चर्चा करने वाले और मनोविज्ञानों को, ये कोई नई बात है। रेमंड कैटल, पुरानी बुक्स में इनका नाम नहीं मिलता है, इंटरनेट पर ज़रूर मिलता है। तो 16pf मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स पर इन्होंने चर्चा की है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर मतलब है 16 व्यक्तिवादी कारक, स्पष्ट हुआ, फैक्टर्स हैं उसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा। बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक खालिस्तान देना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए। फिर से समझें, बच्चों में महत्वपूर्ण सोच विकसित करना है यदि, तो शिक्षक को छात्रों को अत्यधिक देना चाहिए। शिक्षक जो है छात्रों को क्या दे? अत्यधिक व्याख्यान दे, छात्र पागल हो जाएगा जब ज़्यादा उसको सुनाओगे तो। प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट दे, टिप्पणियाँ करे, उसकी कॉपी में नोट दे कि तुमने ये किया वो किया। या अधिरूपण करे मतलब पुनर्वर्णन, यहाँ यूँ कह सकते हैं। या इम्पोजिशन, अधिरूपण करे, इम्पोज करे मतलब तुम यही करो यार, तुमसे जो कहा वही करो। आज की सिस्टम में यदि छात्रों को सोच को विकसित करना है तो आप क्या देंगे उसके लिए? ऑप्शन में बताइएगा आंसर को। वैसे असाइनमेंट इन सब में बेटर ऑप्शन है। टिप्पणियाँ ये भी पुनर्बलन, अधिरूपण थोपना कहलाएगा, व्याख्यान ये बोरिंग होगा, ऑप्शन रहेगा 2। मगर इन्हें इंग्लिश क्या करी है? प्रति क्या इंग्लिश करी इसकी? ये देखो, प्रदत्त कार्य कह सकते हैं, दिया गया कार्य। स्टेनबर्ग नाम सुना है, स्टर्न का भी नाम सुना होगा, परंतु यहाँ पर स्टर्नबर्ग है। बुद्धि के कारकों में निम्न में शामिल नहीं था। अब इसको आपको याद करना है, क्योंकि 3 कारक उन्होंने बताए हुए हैं बुद्धि के, जिनमें विश्लेषणात्मक बुद्धि और 3 में से 2 और हैं, पहला तो है ही है। तो ये अगर मैं ये आंसर डायरेक्ट बता दूंगा तो आप कहेंगे सर आपने उत्तर बता दिया, तो आपको बताना है अंत में आपके कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा स्टर्नबर्ग बुद्धि कारकों में निम्न घटक शामिल नहीं था। नहीं था की बात है तो विश्लेषणात्मक बुद्धि शामिल नहीं है, द्रव आसूचना केंद्र शामिल नहीं, रचनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है, या फिर व्यवहारिक बुद्धि शामिल नहीं है। तो ये रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये 3 तो शामिल हैं, और द्रव आसूचना केंद्र ये उनकी बुद्धि में शामिल नहीं है। इसको छोड़कर बाकी 3 उनके कारक हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा में अतिरिक्त प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है? अतिरिक्त नहीं, आंतरिक प्रेरणा का अभ्यास कैसे करा सकता है? 4 ऑप्शंस देखते हैं। कक्षा में अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए कक्षा नीतियां और नियम निर्धारित करके, अनुशासन को नियंत्रित करने के लिए कक्षा में नीतियां और नियम बनाए, या फिर उच्च लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें उच्च ग्रेड प्राप्त करने का अभ्यास कराए, है ना, या फिर छात्र को अपने कार्यों का चयन करने और उनको स्वतः काम करने की अनुमति दे, या फिर छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने, उनकी पसंद के परिणामों की अनुमति के लिए जवाबदेह अनुमति दे करके, पसंदीदा विकल्प बनाने और उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रहने की अनुमति के आधार पर, या फिर अपने कार्यों का चयन करने और स्वतः काम करने की अनुमति देकर के। आप बताइएगा इसका उत्तर क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये ऐसे ही प्रश्न अच्छे प्रश्नों में आते हैं। अब देखना, पहला तो अपन बिल्कुल अभ्यास वाला हटा ही सकते हैं, कोई है ही नहीं। बाकी नीतियाँ नियम निर्धारित ये भी आजकल सिस्टम में नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है।
वहाँ की छात्रों को अपना कार्यों का चयन करने और स्वतः काम करने की अनुमति देकर, या फिर छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने और उन्हें उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रहने की अनुमति देकर के। तो दोनों ऑप्शन इनको कह सकते हैं, पर फिर भी मैं तीसरे पर जाऊंगा। इन्होंने क्या लिया, छात्रों को पसंदीदा विकल्प बनाने की और उन्हें अधिगम उनकी पसंद के परिणामों के लिए जवाबदेह रहने की अनुमति देकर के। ये दोनों ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं इनमें इन्होंने चतुर दिया है, आप भी थोड़ा और इसका विश्लेषण करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे जा रहे हैं हम लोग। किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है। आपने कोई जानकारी ली, आपके मन में वो हो, मानसिक बुद्धि में है, अब आप कौन सी ऐसी गतिविधि करते हो, मानसिक गतिविधि करते हो, है ना। मानसिक गतिविधियां बहुत हैं, प्रत्यक्षीकरण है, तर्क है, चिंतन है, कल्पना है। तो इनमें से कौन सी मानसिक गतिविधि करते हो जिसके माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित करते हो। तो चिंतन करते हो, समस्या समाधान, तर्क या प्रेरणा। तो तर्क ही है, वो तो स्पष्ट है। स्मृति का कौन सा भाग आपके द्वारा शादी के दिन पहने गए कपड़ों की स्मृति को संग्रहित करता है। स्मृति का मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे भागों की चर्चा की गई है। स्मृति में दिमाग के कई हिस्सों की चर्चा है। स्मृति को अच्छे से पढ़िएगा, इससे संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं। तो स्मृति का कौन सा भाग आपके द्वारा शादी के दिन पहने गए कपड़े की स्मृति को संग्रहित करता है कि हमने तो उस दिन अपनी शादी में ये कोट पहना था। तो आपको ये बाद में ध्यान आ जाता है। तो ये ध्यान, ये जो बात है, ये दिमाग की या स्मृति के कौन से भाग में संग्रहित होती है। तो आत्मकथनात्मक स्मृति में, घोषणात्मक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति में या सहभागी स्मृति में। आत्मकथनात्मक स्मृति इसका सरल प्रश्न है ये तो, ठीक है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालता है। सबसे अधिक अधिगम में बाधा क्या डालता है। तो देखेंगे क्या ऑप्शंस हैं। प्रतियोगिता, शोर, उदासी। प्रतियोगिता तो अधिगम में बाधा नहीं डालती, तो फिर शोर, उदासी और थकान। शोर बिल्कुल 100% बाधा डालता है। अधिगम में उदासी भी बाधा डालती है, और उदासी मतलब यहाँ पर बोर्डम, और थकान भी बाधा डालती है। पर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक अधिगम में बाधा क्या डालता है। तो प्रतियोगिता को तो हम बाधा डालने वाला नहीं कह सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते भी हैं, पर शोर, उदासी और थकान तीनों बाधा डालेंगे। इन्होंने कहा सबसे अधिक बाधा क्या डालेगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे इसका अगर विश्लेषण करेंगे तो शोर बाधा डालता है, ठीक है। उदासी बाधा डालेगी, थकान, परंतु शोर जो है वो बाहर की बात है। कई बार शोर होगा भी तो भी आप सीख सकते हैं। थकान आपकी शरीर में होगी पर मानसिक थकान नहीं होगी तो भी आप सीख सकते हैं। परंतु यदि आप उदास हैं, मतलब मानसिक रूप से तत्पर नहीं हैं, आप मेंटल एक्टिव नहीं हैं, उदासी हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते। सबसे बड़ी बाधा यही है, क्योंकि ये जो दिमाग से सीखता है ना व्यक्ति, है ना, मुख्यतः तो उसी की बाधा सबसे बड़ी है। शोर एक्सेप्ट करने में कठिनाई होगी, ग्रहण करने में। थकान में शारीरिक है, कौन सी थकान की यहाँ क्लियर नहीं किया गया, यहाँ प्रतियोगिता की बात है। परंतु उदासी मतलब आप एक्टिव ही नहीं हैं मेंटली, ये है, इसलिए उसका उत्तर वही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गौण यौन विशेषता है। गौण बोली है, यौन विशेषताओं में मुख्य यौन विशेषता और सामान्य यौन विशेषता, ऐसा चर्चा है। तो यहाँ पर पूछिए मुख्य यौन विशेषता क्या है, सॉरी गौण। निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए, निम्न से गौण यौन विशेषता क्या है जो यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होती है। अब महिलाओं की बात है, मतलब जो लड़कियां 10 से 12 वर्ष की ओर आगे बढ़ती हैं, मतलब यौवन अवस्था में प्रवेश करती हैं, तो उनकी कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मुख्य परिवर्तन भी होते हैं, गौण परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गौण यौन विशेषता क्या है, तो अंडाशय का विकास, या रजोदर्शन, या शरीर के बालों का बढ़ना, या आवाज का गहरा होना। गौण पूछा है तो ये अंडाशय या रजोदर्शन तो मुख्य हैं। स्तनों का बड़ा होना, रजोदर्शन होना या अंडाशय वाली बात, ये मुख्य परिवर्तनों में आएंगे, है ना, मुख्य यौन विशेषताओं में आएंगे। परंतु शरीर के बालों का बढ़ना भी होता है, तो ये यौवन के दौरान महिलाओं में विकसित होते हैं, तो यही गौण यौन विशेषता है, ठीक है। आवाज का गहरा होना ये पुरुषों में होता है। पुरुष जब
यौवन अवस्था में प्रवेश करते तो उनकी आवाज़ गहरी होने लगती है। शरीर पे बाल। निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली, 4 ऑप्शंस में दिए, निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है? अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण की विशेषता है। अब ये क्वेश्चन जितना देखने में कठिन सा लग रहा है उतना सरल है। निम्न में से कौन सी पालन पोषण शैली, पालन पोषण करने की बहुत सारी शैली हैं, उनमें से अधिक उत्साह और अधिक नियंत्रण वाली शैली कौन सी है? तो अनुज्ञात्मक पालन पोषण शैली। अनुज्ञात्मक मतलब जैसा हमने बोल दिया वैसा करिए, ठीक है ना, तो इसमें उत्साह नहीं होगा, बाकी अधिक नियंत्रण हो सकता है, अधिक नियंत्रण होगा। दूसरा आधिकारिक पालन पोषण शैली, मतलब बेटा मेरा है पर मैंने किसी काम वाले को लगा लिया, वो दाह टाइप होती हैं और उनको अधिकार दे दिया, यह मेरे ही अधिकार है, तो ये आधिकारिक पालन पोषण वाली बात हो गई। इसमें नियंत्रण और अधिक उत्साह जैसा मैटर नहीं होता। अधिकारवादी पालन पोषण शैली या आक्रामक पालन पोषण शैली? तो अधिकारवादी पालन पोषण शैली और आक्रामक तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है ना, अधिक नियंत्रण और अधिक उत्साह में आक्रामक बिल्कुल हट गया और निज्ञात्मक हट गया। 2 बचे आधिकारिक पालन पोषण शैली या अधिकारवादी। तो आधिकारिक और अधिकारवादी में क्या अंतर है ये अपन क्लियर कर लेते हैं। आधिकारिक पालन पोषण शैली से मतलब है मेरा बेटा है, मैंने किसी को अधिकार दे दिया तो आधिकारिक हो गई, या मेरा बेटा है इसलिए मेरा अधिकार है, ये तो आधिकारिक हो गई, ठीक है ना, मुझे ऑथोराइज्ड किया गया है। पर अधिकारवादी, ठीक है ना, ऑथोरिएशन पेरेंटिंग स्टाइल, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है ना, इसमें दे रहे हैं अधिकारवादी पालन पोषण शैली। इसमें क्या होता है कि आपका है तो आपका अधिक नियंत्रण रहेगा उस पर, ठीक है ना, क्योंकि आपका है। अधिकारवादी पालन पोषण शैली इसलिए अधिक नियंत्रण रहेगा और उत्साह भी अधिक रहेगा आपके लिए क्योंकि आपका है। बाकी आधिकारिक इसी से संबंधित है पर इसकी परिभाषा थोड़ी अलग हो जाती है। अनुज्ञात्मक केवल बच्चे के आधार पर हो गई और आक्रामक बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए इसका उत्तर रहेगा 3, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल या अधिकारवादी पालन पोषण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जितना बड़ा लगे उतना सरल। वह है प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी, फिजियोलॉजिस्ट है ना, शरीर से, जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब एक व्यक्ति की 3-4 विशेषताएं हैं कि वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी, मतलब वो शरीर क्रिया विज्ञानी भी हैं, उन्होंने प्रबलन की अवधारणा को प्रस्तावित किया, इन्फॉर्मेंस की सिस्टम को, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले वो पहले व्यक्ति भी थे। 3 विशेषताएं हैं। तो आप नॉर्मली शरीर क्रिया विज्ञानी को देख करके इयान पावलाव पर जाएंगे, कुत्ते पर प्रयोग करने वाले, है ना, ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ बच्चे तो जरूर जाएंगे। पर 3 विशेषताएं, क्या प्रबलन उन्होंने किया? नहीं, प्रबलन की चर्चा वो नहीं करते हैं ज़्यादातर। हाँ, स्किनर आदि ने किया है। तो फिर शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो, प्रबलन की बात उन्होंने की हो और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति अधिगम के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति तो वो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं या फिर कोहलर हैं या जीन पियाजे हैं या इयान पावलाव हैं। तो जीन पियाजे तो बात की बात है, मतलब उन्होंने प्रबलन आदि की चर्चा उतनी नहीं करी है। अधिगम के क्षेत्र में वही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नियम को स्थापना की, वो एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिकन है, ये भी शरीर क्रिया विज्ञानी थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, सैनिकों की सहायता के संबंध में भी प्रिय शरीर क्रिया विज्ञानी थे और अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू भी इन्होंने सबसे पहले किया, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। 5 गौण नियम, 3 मुख्य नियम की चर्चा इन्होंने की है। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है भाई, निम्नलिखित में से क्या गलत धारणा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या गलत धारणा नहीं है? ठीक, अवैज्ञानिक मान्यताएं, धारणा नहीं है पूछा है, मतलब 4 में से कोई एक धारणा जो है गलत नहीं है। संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, पूर्वग्रही विचार, मातृभाषा मिथ्या। तो गलत धारणा नहीं है, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार
एक दूसरे से विचार टकरा सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, वो गलत नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा 2। बाकी अवैज्ञानिक मान्यताएं गलत है, मातृभाषा के प्रति मिथ्या बुद्धि बिल्कुल गलत बात है, पूर्वग्रही विचार ये भी गलत है, प्रिजुडाइज थिंकिंग है ना, पर प्रिकॉन्सीव नोशंस धारणा पहले से बना लेना तो ये भी गलत है, पर संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार ये गलत नहीं है। ये पहले भी आया है क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चन हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आए। धन्यवाद।